देखो सर, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इसमें क्या निकालना है हमें? एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। क्या निकालने हैं? एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हम देखो 12 के गुणनखंड करने हैं। 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3 मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही करने हैं हमें इनके गुणनखंड। तो 12 कितने में? 2 × 2 × 3। इसके बाद 15। इसके बाद क्या करना है? 15। 15 कितने होंगे हमारे पास? 3 × 5। 3 × 5। उसके बाद 21। उसके बाद 21 क्या करना है हमारे? 3 × 7। 3 × 7। अब देखो हमारे क्या है लास्ट में? 1 × 1 × 1। ये संख्या हमारे पास। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा इनका? 12, 15 और 21 का क्या? एचसीएफ। 12, 15 और 21 का एचसीएफ होगा। जो हमारे पास क्या होगा? जो संख्या मिल रही है हमें, हमारे पास जो संख्या मिल रही है उनमें से क्या लेना है हमें? जैसे देखो पहले में कितने? 3, दूसरे में भी 3 और इसमें भी 3। तो इसमें क्या मिल रही है? 3 मिल रही है और उसके अलावा कोई और संख्या नहीं मिल रही। तो जो हमारे पास एचसीएफ होगा इसका तो कितना होगा हमारे पास? मतलब 12, 15, 21 का एचसीएफ बराबर कितना होगा? 3। कितना होगा? 3। इसी पर क्या निकालना है हमें? इनका एलसीएम निकालना है। 12, 15, 21 का एलसीएम बराबर मतलब जो संख्या मिल रही है उनमें से छोटी, जो संख्या मिल रही है उनमें से हमें संख्या लेनी है और जो शेष बच रही है वो भी संख्या हमें लेनी है। तो 2 × 2 का मतलब क्या होगा हमारे पास? 2 × 2 × 5 × 7। ये क्या बच रही है हमारे पास? शेष संख्या बच रही है और 1 से गुणा करने पर तो वही संख्या प्राप्त होगी। तो 1 को चाहे समान हो या समान गुणा करने में। तो देखो यहाँ पर क्या करना होगा इसका? इन्हें आपस में क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। तो देखो एलसीएम जब हम निकालेंगे तो इनको क्या कर लेंगे? गुणा। तो 3 × 4 × 35। फिर उसके बाद इनको गुणा करते हैं हम तो 12 × 35। 12 × 35। अब इसको गुणा करते हैं हम तो 12 पंजे 60 की 0 हासिल लगी 6। और उसके बाद 12 तिया 36, 12 तिया 36 और 12 तिया 36 और हासिल कितने हमारे पास? 6। 36 और 6 कितने हुए हमारे पास? 42। 36 और 6 कितने हुए हमारे पास? 42। तो इनका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा हमारे पास? 420। इनका एलसीएम जो होगा हमारे पास कितना होगा? 420। तो 12, 15 और 21 का जो एचसीएफ है वो तो कितना है? 3। और 12, 15, 21 का जो एलसीएम है वो क्या है? 420। बस इतना ही करके देखना है। उसके बाद क्योंकि इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं तो उसके बाद देखो हमारे पास संख्या है 17। ये जो संख्या है हमारे पास 17। तो 17 के हम जब गुणनखंड लेंगे 17 × 1। उसके बाद 23 के लिखे थे हमारे पास 23 × 1। उसके बाद 29 के जो लिखने हैं हमारे पास 29 × 1। क्यों? ये कैसी संख्या है हमारे पास? ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या हमेशा स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो 17 17 में भाग जाएगा और कितनी बार जाएगा? एक बार। 23 में 23 का भाग जाएगा कितनी बार? एक बार। 29 में 29 का जाएगा कितनी बार? एक बार। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 17, 23 और 29 का जो एचसीएफ होगा हमारे पास कितना हो? क्योंकि क्या मिल रहा है सब में हमारे पास? 1। क्या मिल रहा है? 1। तो एचसीएफ क्या होगा? 1। एचसीएफ क्या होगा? 1। और एलसीएम जो होगा हमारे पास 17, 23, 29 का एलसीएम, जो एलसीएम होगा हमारे पास तो 17 × 23 × 29। ये क्या करने होंगे? हमें आपस में गुणा करने होंगे। तो देखो 17 × 51 हासिल 5, 70 × 34 और 5 कितने हुए हमारे पास? 39 इंटू कितना करना है? 29। कितना करना है? 29। तो गुणा कर लेंगे हमारे पास तो संख्या होगी हमारे पास कितनी? 11,339। कितने? 11,339। ये जो संख्या है हमारे पास इनका क्या होगी? एलसीएम। उसके बाद हमारे पास यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर? ये तो इसका एलसीएम और ये क्या होगा? इसका एचसीएफ। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अगला जो क्वेश्चन होगा हमारे पास 8
8, 9 और 25। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, ये क्वेश्चन क्या है आपके होमवर्क के लिए। इसमें क्या करना है आपको, HCF और LCM ये क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। इसमें LCM और HCF क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। ये क्वेश्चन आपके क्या होगा, होमवर्क के लिए होगा। अब देखो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन होगा हमारे पास, क्वेश्चन होगा हमारे पास 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर तो 4 है हमारे पास। देखो ये अब की बार हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर पूछा गया है कक्षा 10 में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर तो 4 है, संख्या है हमारे पास HCF, संख्या 306 और संख्या जो हमारे पास 306 और 657, 657 संख्या 306 और 657 बराबर दिया है 9, 9 दिया है, 9 दिया है। तो LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, इनका क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ये संख्या दी हुई है हमारे पास। तो देखो यहाँ पे अर्ली एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है अभी जस्ट। तो सबसे पहले हमें देखो ये एचसीएफ कितना दिया है इनका 9, और दो संख्या दी हुई है 306 और 657। तो लिखना क्या होता है हमें, देखो जब इस प्रकार क्वेश्चन होगा तो हमें क्या होगा, तो हमें सूत्र की फॉर्मूला याद करना है, ये हमें याद करना है। और इसमें देखो क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ। देखो पहली संख्या कितनी है हमारे पास 306 इंटू दूसरी संख्या कितनी है हमारे पास 657। उसके बाद देखो हमारे पास एलसीएम हमें ज्ञात करना है और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है हमारे पास, देखो ये जो संख्या है हमारे पास एलसीएम से गुणा हो रही है संख्या 9, तो ये संख्या गुणा वाली संख्या किस में आ जाएगी, बटे में आ जाएगी, मतलब भाग के अंदर आ जाएगी। तो 306 इंटू 657 बटे 9 बराबर किसके, एलसीएम के, बराबर किसके, एलसीएम के। अब देखो 9 से कोई संख्या, इन दोनों में से कोई ना कोई संख्या क्या होगी, विभाजित होगी। तो देखो 9 से देखते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 तिया 27, शेष कितना बचे 3, कितना हुए 36, 9 चौका 36। तो ये संख्या कितने बार कटी 9 से, ये संख्या कितने बार कटी 9 से 34 बार। तो 657 इंटू 34, 657 इंटू 34। अब क्या होगा, आगे दिया हम इन दोनों का गुणनफल ज्ञात कर लें, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें एलसीएम ही पूछा है। तो देखो इनका जो गुणा करने पर हमें जो संख्या प्राप्त होगी, इनका जो गुणा करने पर हमें संख्या प्राप्त होगी 22,338। और यही क्या होगा हमारे पास इसका आंसर, मतलब एलसीएम जो होगा हमारे पास कितना होगा 22,338। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था जो हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर अभी पूछा गया है। इसके बाद देखो जो अगला क्वेश्चन होगा हमारे पास, अगला जो क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब कोई संख्या दी हुई है और वो 6 की घात के रूप में है, क्या वह संख्या 0 पर समाप्त होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें देखो हमें जांच करनी है, कोई प्राकृतिक संख्या होगी, जांच करना है, जांच कीजिए कि कोई प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या क्या होगी हमारे पास n, प्राकृतिक संख्या n, प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक
0 पर समाप्त हो सकती है, हो सकती है। तो देखो करना क्या होता है इस प्रकार क्वेश्चन के अंतर्गत हम मान के चल रहे हैं, माना हम मान यहां पर n जो हमारे पास क्या है, प्राकृतिक संख्या है, मतलब नेचुरल नंबर कोई हमारे पास। तो देखो हम क्या मान रहे हैं, माना 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। ये हमें क्या है, मान के लिख रहे हैं, ठीक है। हम प्रूफ में स्पष्ट नहीं बोल रहे हमारे पास कि हो सकता है या नहीं हो सकता है, हम सिर्फ क्या है, मान के चल रहे हैं, हम कल्पना कर रहे हैं, मतलब कि माना 6 की घात n कोई अंक है वो 0 पर समाप्त हो सकता है। तो देखो इस प्रकार हम करना क्या होता है, हम देखो 6 की पावर n जो अंक है हमारे पास, ये हमारे पास दिया हुआ है, दिया हुआ है 6 की पावर n। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम कि 6 के हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। जो 6 की पावर n, इसके हम जो गुणनखंड करेंगे 2 इंटू 3 की पावर क्या होगी n, 2 इंटू 3 की पावर n। तो देखो हमारे पास 2 इंटू 3 की पावर क्या, 6 के गुणनखंड प्राप्त हुए, और 0 पर समाप्त होने के लिए किसी भी संख्या के गुणनखंड के अंतर्गत 2 और 5 का अंक आना जरूरी होता है। तो हमारे पास 6 की पावर n के जो हमने गुणनखंड किए तो 2 इंटू 3 है, तो 2 इंटू 3 में हमारे पास ओनली अकेला 2 तो है, लेकिन हमारे पास 5 नहीं मौजूद। तो इस कंडीशन में हमारे पास हम कह सकते हैं किसी भी जो अंक है हमारे पास 6 की पावर n की जो हमारे पास अंक है हमारे पास, इसमें हमेशा कभी भी 0 पर समाप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, तो देखो चूंकि 0 पर समाप्त होने के लिए किसी भी संख्या के गुणनखंड 2 इंटू 5 के रूप में होने चाहिए। मतलब किसी भी संख्या के जो गुणनखंड होंगे वे 2 इंटू 5 के रूप में होंगे तो ही संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो जो 6 की पावर n है हमारे पास, इसमें जो गुणनखंड है हमारे पास 2 और 3 प्राप्त हो रहे हैं, 2 और 3 प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर ना तो हमारे पास 2 इंटू 5 के रूप में कोई भी गुणनखंड नहीं है, तो अतः हम कह सकते हैं, अतः 6 की पावर n में कोई भी गुणनखंड 2 इंटू 5 के रूप में नहीं है। अतः 6 की पावर n अंक 0 पर 6 की पावर n अंक 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगा, कभी भी समाप्त नहीं होगा। मतलब क्या है कि जांच करनी है हमें संख्या में कि कोई प्राकृतिक संख्या n है, n के लिए संख्या 6 की पावर n के अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं, ये देखना है। तो हमें माना कि 6 की पावर n जो अंक है 0 पर समाप्त हो सकते हैं, हमें कल्पना की। तो देखो सबसे पहले क्या किया, 6 की पावर n है तो इसके हमने क्या किया, गुणनखंड किए। इसके गुणनखंड क्या होगा हमारे पास 2 इंटू 3 की पावर n। तो देखो 0 पर समाप्त होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, 0 पर समाप्त होने के लिए किसी भी संख्या के गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप में होने चाहिए। तो देखो 6 के जो गुणनखंड है वे 2 और 5 के रूप में नहीं है, ये तो अलग है हमारे पास। तो हमें क्या लिखना है, अतः 6 की पावर n के गुणनखंड 2 और 5 के रूप में नहीं है। अतः 6 की पावर n का कोई भी अंक 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगा। 6 की पावर मतलब n का कोई भी अंक क्या होगा हमारे पास 0 पर समाप्त नहीं होगा। यही क्या होगा हमारे पास की जांच होगी।
तो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखो हमारे पास इसी प्रकार दो गुणनखंड दिए हुए हैं और उन्हीं गुणनखंडों में हमें ज्ञात करनी है कि संख्या हमारे पास भाज्य है या अभाज्य है। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दो क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन तो है हमारे पास 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास इसी में 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 प्लस क्या है हमारे पास 5। तो देखो इस कंडीशन के अंतर्गत क्या करना होता है हमें, तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन की व्याख्या किस प्रकार करनी होगी। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, ये जो क्वेश्चन है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, इसमें देखो सुनो दोनों में हमारे पास 13 कॉमन मिल रहा है। तो सबसे पहले इसमें क्या होंगे 13 कॉमन लेंगे। 13 हमने कॉमन ले लिया, 7 गुणा 11 इंटू 1 प्लस 1, ये क्या बची संख्या बची अपने आप में, क्या बची संख्या। तो देखो 13 इंटू, अब इनको हम गुणा करते हैं 11 7 77 और 77 एकम 77 प्लस 1 तो यहां पे लिखते हैं 13 इंटू 77 और 1 78। तो देखो 78 और गुणा 13 करने पर हमें कोई संख्या प्राप्त होगी, तो हम लिख सकते हैं कि कोई भी भाज्य संख्या के गुणनखंड, कोई भी भाज्य संख्या के गुणनखंड हमेशा अभाज्य संख्या होते हैं। क्या होते हैं, कोई भी जो भाज्य संख्या होगी उस भाज्य संख्या के जो गुणनखंड होंगे वे अभाज्य संख्या के रूप में होते हैं। तो ये संख्या एक प्रकार से कैसी संख्या होगी, हमारे पास एक भाज्य संख्या है और ये हमारे पास किसके जो गुणनखंड होंगे अभाज्य संख्या के रूप में होंगे। यह है फिर में 1.2 आधारभूत के द्वारा ज्ञात किया जाता है। फिर में 1.2 कौन से आधारभूत के द्वारा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है जो हमारे पास 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इसके अंदर क्या करना है, इस प्रकार हमारे पास संख्या है, वही प्रक्रिया इसके अंदर तोड़ानी हमें। देखो इन सब में हमारे पास कॉमन क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है। तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो देखो ये संख्या हुई हमारे पास। तो इस संख्या में 5 इंटू, इसको गुणा करते हैं हम, तो 7 6 42 4 3 12 12 दूना 24 प्लस 1। उसके बाद इनको गुणा करते हैं हम 5 24 दूना 48 और 24 का 96 96 और 4 100 1008 प्लस 1 बराबर 5 इंटू 1009। तो इसी प्रकार क्या करना होगा हमें कि कोई भी जो संख्या होगी उस संख्या के क्या करने होंगे हमें, कोई भी संख्या होगी उस संख्या क्या है, कोई संख्या जो भाज्य संख्या, ये अपने आप कैसी संख्या बनेगी भाज्य, क्योंकि अगर हम इसको 5 से गुणा कर देंगे ना तो 5 से डिवाइड हो जाएगी संख्या। तो मतलब जैसे इसको अगर हम 5 से गुणा कर दें इस संख्या को, तो देखो जैसे 5 नाम 45 और 0 5 एकम 5, ये संख्या बनती है हमारे पास 5045। इस संख्या में देखो ये जो संख्या है अपने आप में एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, और भाज्य संख्या के ही अभाज्य जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, अभाज्य संख्या के रूप में होते हैं।
ये कौन सी प्रमेय बताती है हमारे पास गणित की 1.2 आधारभूत प्रमेय बताती है। कौन सी आधारभूत प्रमेय, कि कोई भी भाज्य संख्या होगी और उस भाज्य संख्या के जो गुणनखंड होंगे हमेशा और हमेशा क्या होंगे, अभाज्य संख्या के रूप में होते हैं। जैसे ये देखो सामने 7 11 13, 7 5 3 2, ये कैसी संख्या है, सब अभाज्य संख्या है और इन संख्या के रूप में इनके गुणनखंड दिए हुए हैं। तो बस हमें यही क्वेश्चन में इसके क्या करनी है, व्याख्या करके बतानी है। इसी क्वेश्चन बस हमें क्या करना है, इनकी यही व्याख्या करनी है। अब जो क्वेश्चन होगा हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर जो 7 होगा, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखना है हमें कि क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमारे पास एक वृत्ताकार मैदान दिया हुआ है और उस वृत्ताकार मैदान के अंतर्गत कोई दो व्यक्ति हैं, मतलब एक खेल का मैदान दिया हुआ है वृत्ताकार और इस मैदान के अंदर दो व्यक्ति चक्कर लगा रहे हैं, एक सोनिया और एक हमारे पास रवि। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, तो 7 में देखें हमारे पास सोनिया वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाती है बराबर 18 मिनट में, और रवि नाम का व्यक्ति है जो रवि वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाता है बराबर 12 मिनट में। तो इस प्रकार में कहते हैं कि मान लीजिए ये दोनों एक ही स्थान से पुनः एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वापस पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब कोई वृत्ताकार मैदान का पथ है, इस प्रकार का कोई वृत्ताकार मैदान का पथ है, ये क्या है हमारे पास, वृत्ताकार पथ। अब इस पथ पर कोई दो व्यक्ति हमारे पास, एक तो कौन है, सोनिया, कौन है, सोनिया, और दूसरा कौन है, रवि। सोनिया को हमने डिनोट किया आर से और रवि को किया, सॉरी, सोनिया को हमने डिनोट किया एस से और रवि को आर से। ये दो व्यक्ति हैं। तो जब सोनिया इस पथ का चक्कर लगाती है, एक ही दिशा में चलती है, तो उसका टोटल समय कितना लगता है, 18 मिनट। जब रवि इसका पथ का चक्कर लगाता है तो उसे टोटल कितना समय लगता है, 12 मिनट। मान लो इन दोनों ने इन्हीं जगह से चलना स्टार्ट किया और एक ही दिशा में चल रहे हैं दोनों, एक ही दिशा में चल रहे हैं दोनों। अब ये बोल रहे हैं कि बार इस जगह जब ये चक्कर लगा रहे हैं, अलग अलग चक्कर लगे, दोनों 18 मिनट और एक को 12 मिनट लगते हैं। अब ये दोनों साथ में एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो वापस पुनः इसी स्थान पर आने में कितना समय लगेगा दोनों को। तो कम से कम समय ज्ञात करना हो तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है, इनका एलसीएम निकालना होता है। तो देखो 18 और इसके हमें क्या निकालने हैं, एलसीएम। तो देखो इसके जो गुणनखंड होंगे हमारे पास 2 × 3 × 3, दूसरे हमारे पास 12, इसके जो गुणनखंड होंगे हमारे पास 2 × 2 × 3, ये क्या हो इसके गुणनखंड। अब हमें क्या निकालना है, इनके एलसीएम निकालना है। तो देखो किस प्रकार निकालेंगे, इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 की पावर 2, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3, और हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा दोनों का। तो 18 और 12 का एलसीएम बराबर क्या होगा, क्या कंडीशन बताइए, जो संख्या मिल रही है, यदि घातों में पूछता है, यदि जो संख्या मिल रही है उनमें बड़ी घात वाली संख्या, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 बड़ी कौन सी है, 2 की घात 2, तो हमारे पास क्या होगा, 2 की घात 2। उसके बाद और कोई संख्या मिल रही है, हाँ मिल रही है, तो कौन सी मिल रही है, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1, मतलब 3 की घात 2 और 3 की घात 1। तो इनमें बड़ी घात कौन सी है, 3 की घात 2, बड़ी कौन सी है, 3 की घात 2, और इनमें बड़ी कौन सी है, 2 की घात 2। तो बड़ी बड़ी घातों वाली संख्या हमें क्या लेनी है, लिखनी है। अब इनको हल करते हैं हमारे पास, तो देखो 2 की पावर 2 का मतलब 4 और 3 की पावर 2 का मतलब 9 बराबर 36 मिनट। कितने, 36 मिनट। तो रवि और जो सोनिया है वे वापस पुनः इसी बिंदु पर कब आके मिलेंगे, 36 मिनट बाद आकर मिलेंगे। तो देखो अतः सोनिया और रवि, सोनिया और रवि वापस पुनः
इसी स्थान पर दोनों एक साथ 36 मिनट बाद मिलेंगे। 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो देखो इस प्रकार हमें क्वेश्चन नंबर 7 किया था और ये हमारे पास प्रश्नावली 1.2 का लास्ट क्वेश्चन था और हमारे पास प्रश्नावली 1.2 समाप्त। तो लगता है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है और हमें उम्मीद है कि आप हमें इस प्रकार ही हमारा साथ देते रहेंगे। तो हमारे YouTube चैनल BSGM को लगातार फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।